hello guys, my name is Praveen. Welcome with a new crime story. Guys, एक होता है चोर और एक होता है शातिर चोर। अब दोनों में अंतर क्या है? जो चोर होता है वो चोरी करते समय कोई ना कोई गलती जरूर करता है और पकड़ा जाता है, जबकि एक शातिर चोर होता है, अगर वो गलती भी करता है फिर भी उसके पास 36 कलाएं होती हैं। वो कैसे भी करके पुलिस के हाथों से निकल ही जाता है। लेकिन आज हम किसी चोर के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसे शातिर हत्यारे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वो पुलिस के सामने मर भी जाता है और बाकायदा पुलिस उसके बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाती है, फिर भी वो आदमी जिंदा निकल जाता है और चेन्नई की गलियों में आज़ाद घूमने लगता है। गाइस, ये कोई भूतिया और बनावटी कहानी नहीं, बल्कि एक रियल केस स्टोरी है और इस पूरे केस के रिकॉर्ड आज भी भोपाल के पुलिस स्टेशन में मौजूद है। दोस्तों, पूरी कहानी कत्ल, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है। हम जैसे जैसे कहानी के अंदर घुसेंगे ये कहानी उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जाएगी। हर बार जो आप सोचेंगे इस कहानी में उसका उल्टा ही होगा। लेट्स नाउ स्टार्ट द स्टोरी। तो ये है भोपाल की सेंट्रल जेल और ये है हमारी कहानी का कैरेक्टर। इसका नाम है राजेश कुमार। लेकिन अगर इस पूरी कहानी में हीरो की बात करो तो मेरे हिसाब से भोपाल की पुलिस को ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने राजेश के प्लान को नाकाम किया था वाकई काबिले तारीफ था। ओके, तो राजेश भोपाल की सेंट्रल जेल में दिन गुजार रहा था। एक्चुअली उसे जेल इसलिए हुई थी क्योंकि उसने एक लड़की का कत्ल किया था। राजेश अभी जेल में था और कुछ दिनों बाद एक जेल का अधिकारी राजेश के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारे घर से एक कॉल आया था और तुम्हारे पिता की मौत हो गई है। अब जैसे ही राजेश ये खबर सुनता है वो रोने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई अपना मरता है तो दुख तो होता ही है, भले ही आप अपराधी क्यों ना हो। इसके अलावा उसके सिर्फ पिता ही थे जो उसकी केयर करते थे, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से ही खराब थी, इसीलिए परिवार का कोई मेंबर उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखता था। अब आगे क्या होता है कि राजेश को 14 दिनों के लिए घर भेजा जाता है। अगर कानूनी भाषा में बात करूं तो राजेश को 15 से 29 जून तक पैरोल दी जाती है। गाइस, पैरोल का मतलब होता है किसी कैदी को किसी कारण से कुछ दिनों के लिए रिहा या फिर उसकी सज़ा को कम करना, और ये सब कैदी के बिहेवियर पर निर्भर करता है कि वो जेल में किस तरह का बर्ताव करता है। अब इस केस में राजेश को उसके पिता के कारण 14 दिनों के लिए रिहा किया गया था। गाइस, अगर आप बोर हो रहे हैं तो ज़रा रुकिए, क्योंकि कहानी में सस्पेंस तो अभी आने वाला है। ओके, तो राजेश अपने घर जाता है और अपने पिता के आखिरी दर्शन कर उनके सारे रीति रिवाज पूरे करता है। अब वो इन 14 दिनों के दौरान कई बार घर से बाहर जाता है और इसके बाहर जाने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। देखते ही देखते 14 दिन पूरे हो जाते हैं और आज यानी 29 जून को उसे वापस से जेल में हाजिर होना था। लेकिन राजेश के दिमाग में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। राजेश अपने कमरे में बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक उसके कमरे में आग लग जाती है। पूरा कमरा जलने लगता है। अब जैसे ही परिवार के लोग उस कमरे में धुआं और आग की लपटें देखते हैं, वे तुरंत दौड़ते हुए कमरे की ओर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। सो वे लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं वे देखते हैं कि सामने राजेश का पूरा शरीर जल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। फिर भी परिवार के लोग राजेश को कंबल और बाकी कई चीज़ों से ढकने की कोशिश करते हैं।
इसी उम्मीद के साथ कि शायद वो अभी जिंदा है, बट वो मर चुका था। अब राजेश की मौत के बाद, जैसा कि हर स्टोरी में होता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस हाजिर हो जाती है। राजेश की बॉडी को अच्छे से जांच की जाती है। उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था। उसकी पहचान तक कर पाना मुश्किल था। चेहरा पूरी तरह जल चुका था। जहां लाश पड़ी थी उससे थोड़ा दूरी पर एक टेबल पर एक लेटर पड़ा था। जब पुलिस उस लेटर को पढ़ती है तो पता चलता है कि राजेश ने आत्महत्या की है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जेल की ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं पूरा जीवन जेल में नहीं गुजार सकता, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। अब पुलिस को ये केस नॉर्मल लगता है। एक आदमी जिसने जेल से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। फिर भी राजेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बातचीत तब बिगड़ती है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। करीब 24 घंटों के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से राजेश की मौत जलने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। मतलब किसी ने राजेश का मर्डर किया है। अच्छा, अब थोड़े टाइम बाद एक और रिपोर्ट आ जाती है। जो सुसाइड नोट पुलिस को मौका वारदात पर मिला था, जब उसकी फॉरेंसिक जांच की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि राजेश की हैंडराइटिंग और सुसाइड नोट में लिखी हुई हैंडराइटिंग दोनों हूबहू मिलती थी, जिसका मतलब है कि सुसाइड नोट राजेश ने खुद लिखा था। अब पुलिस का दिमाग घूमने लगता है। पुलिस के सामने 2 रिपोर्ट थी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है कि राजेश का मर्डर हुआ है, जबकि दूसरी सुसाइड नोट की रिपोर्ट जो कहती है कि राजेश ने आत्महत्या की है। अब हकीकत क्या थी किसी को भी पता नहीं था। पुलिस भी अंदाजे लगा रही थी कि जिस समय राजेश ने सुसाइड नोट लिखा उसी समय कोई उसे मारने के लिए कमरे के अंदर आता है। ये सिर्फ पुलिस का अंदाजा था। पुलिस के पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस की एक टीम वापस से उस कमरे में जाती है, एक उम्मीद के साथ कि शायद कोई सबूत या कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चल सके कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। काफ़ी कोशिशों के बावजूद पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो अब पुलिस सीधे पड़ोसियों के पास जाती है। वो राजेश के बारे में पूछती है कि इन 14 दिनों के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था, या ऐसी कोई बात जिसमें राजेश को किसी ने जान से मारने की धमकी दी हो, वगैरह वगैरह कई सवाल पुलिस लोगों से पूछती है। एक पड़ोसी जो राजेश के घर के बिल्कुल सामने रहता था, वो एक खुलासा करता है, एक ऐसी बात बताता है जिससे इस केस की डायरेक्शन ही बदल जाती है। वो कहता है कि जिस दिन राजेश ने आत्महत्या की उसी दिन राजेश के कमरे में 2 लोग आए थे। रात का टाइम था, तीनों देर रात तक शराब पी रहे थे और फिर उसी दिन राजेश आत्महत्या करता है। अब पुलिस को इस केस में कुछ नया मिल चुका था। वो इन दोनों लोगों के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों में से एक राजेश का पुराना किराएदार था और दूसरे को पहली बार उस घर में देखा गया था। खैर, पुलिस निहाल की खोज में लग जाती है। निहाल का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था, इसीलिए उसे खोजना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस निहाल की लोकेशन का पता लगा लेती है। निहाल अभी गुजरात की एक सिटी में छुपा हुआ था। पुलिस की एक टीम गुजरात जाती है और उसे दबोच कर वापस भोपाल ले आती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम उस रात कमरे में क्या कर रहे थे और राजेश को तुमने क्यों मारा। अब इस सवाल पर वो एक ऐसा जवाब देता है
जिससे पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि राजेश को किसी ने नहीं मारा, राजेश अभी भी जिंदा है। अब इतना सुनते ही पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। पुलिस थोड़ी कठोर आवाज में कहती है, तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? हम इतने दिनों से जिसके कातिल को खोजने में लगे हैं, तुम कह रहे हो कि वो अभी भी जिंदा है। निहाल कहता है कि जिसकी लाश आपको कमरे में मिली थी वो राजू रेकवार की थी। राजेश ने जेल से आने के बाद एक प्लान बनाया था कि वो किसी तरह अपने आप को दुनिया के सामने मार दे तो वो जेल जाने से बच जाएगा। इसके लिए हमने राजेश के जैसा ही हाइट और बॉडी वाला आदमी खोजा। हमें एक पेट्रोल पंप पर राजू रेकवार मिला। मैंने उससे दोस्ती की और एक दिन उसे मैंने दारू पार्टी का लालच देकर राजेश के घर बुलाया। उसे हमने पूरी रात दारू पिलाई और जब वो अपना होश खो बैठा तो राजेश ने उसे गला घोंटकर मार दिया। बाद में उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा ताकि सभी को यही लगे कि राजेश ने आत्महत्या की है और पुलिस भी ज़्यादा इंक्वायरी ना करे। फिर हमने बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर हम खिड़की से बाहर आ गए। राजेश ने माचिस की तीली को सुलगाकर उसे कमरे के अंदर फेंक दिया और हम दोनों छत से होते हुए मकान से कूदकर वहाँ से भाग गए। पुलिस ये पूरी कहानी सुन दंग रह जाती है। क्या सोचा था और क्या निकला, लेकिन हकीकत में राजेश ही हत्यारा निकलता है। अब निहाल को गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस का अंदाजा था कि राजेश एक ना एक दिन निहाल को कॉल जरूर करेगा और उनका ये अंदाजा परफेक्ट निकलता है। निहाल की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही राजेश निहाल को कॉल करता है। वो निहाल को कहता है कि मैं अभी चेन्नई में हूँ, मुझे यहाँ थोड़ी मदद चाहिए, यहाँ तेरा कोई दोस्त है तो बता। इस पर निहाल कहता है कि मैं तुझे वापस कॉल करता हूँ। निहाल ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में था, इसलिए अब जो पुलिस बोलेगी निहाल वैसा ही करेगा। निहाल अपने फ़ोन से राजेश को एक नंबर भेजता है और वो मैसेज करता है कि ये मेरे दोस्त का नंबर है। एक्चुअल में वो नंबर पुलिस का होता है। पुलिस की एक टीम चेन्नई जाती है और उसे कॉल कर मिलने को बुलाती है। अब राजेश बिना कुछ सोचे समझे उनसे मिलने चला जाता है। 5 से 6 लोग माथे पर तिलक और लुंगी पहने हुए खड़े थे। राजेश जैसे ही उनके पास जाता है वे लोग उसे दबोच लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर भोपाल ले आते हैं और एक बार फिर उस पर कोर्ट में केस चलता है और आज भी वो भोपाल की सेंट्रल जेल में सज़ा काट रहा है। और इस पूरी वारदात की सूचना 8 जुलाई 2019 को मीडिया के सामने लाई जाती है। तो इसी के साथ ये कहानी पूरी होती है। आई होप आपको कहानी सुनने में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसी ही क्राइम से भरी कहानियाँ आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।